हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज हम MSD 7 इग्नू का सब्जेक्ट जो है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, इसके अध्याय 1 भाषा और संप्रेषण के अन्य प्रश्न करने जा रहे हैं। पहले 3 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे वो हम इसके पिछली वाली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले उसे देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो में हम 2 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें एक है संप्रेषण और संचार में अंतर करते हुए संप्रेषण के विकास पर प्रकाश डालिए, या संप्रेषण के बढ़ते चरण के नाम से भी क्वेश्चन आए तो भी आप इसी का आंसर यही लिखोगे। दूसरा प्रश्न है जनसंचार के माध्यम और हिंदी के प्रचार प्रसार पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। संप्रेषण और संचार में अंतर करते हुए संप्रेषण के विकास पर प्रकाश डालिए। तो इसमें सबसे पहले हम संप्रेषण की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर संचार की परिभाषा पढ़ेंगे जिसमें कि उसमें अंतर हमें समझ में आ जाए, और फिर हम संप्रेषण के विकास पर प्रकाश डालेंगे या फिर संप्रेषण के बढ़ते चरण को पढ़ेंगे। तो संप्रेषण क्या है? संप्रेषण भाव अभिव्यक्ति का ज्ञापन कराना है, अर्थात संदेश भेजने वाले और ग्रहण करने वाले की सार्थक क्रिया ही संप्रेषण है। संप्रेषण में 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला संप्रेषण देने वाला, दूसरा संप्रेषण ग्रहण करने वाला, तीसरा माध्यम जिस माध्यम से संप्रेषण भेजा जा रहा है, और चौथा संदेश का होना। ये चारों के होने पर ही संप्रेषण संभव हो पाता है। तो मनुष्य अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए भाषा और भाषेतर दोनों ही प्रकार के उपादानों का प्रयोग करता है। भाषा मानव के अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है, जो संप्रेषण व्यवहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समर्थ उपादान है। इसके साथ ही आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से भी व्यक्ति अपने संदेश को अन्य व्यक्तियों के साथ प्रेषित करता है, किंतु मानव जीवन की जटिल से जटिल अभिव्यक्ति अर्थात ज्ञान विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति, शासन व्यवस्था, सामाजिक कार्य, व्यापार आदि की अभिव्यक्ति भाषा के वाचिक और लिखित रूप से ही संभव हो पाती है। अतः संप्रेषण का तात्पर्य केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं होता, बल्कि संप्रेषण द्वारा अनेक प्रकार के गुण और अमूर्त सिद्धांतों का अर्थ ज्ञापन कराना भी होता है। संप्रेषण के कई प्रकार हो सकते हैं। व्यक्ति के बीच संप्रेषण, व्यक्ति और समाज के बीच संप्रेषण, समाज और समाज के बीच में संप्रेषण। आधुनिक वैज्ञानिक विकास के दौर में रेडियो, टीवी, अखबार आदि संचार माध्यम संप्रेषण के वृहत स्वरूप को उपस्थित करते हैं। तो ये तो थी संप्रेषण की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे संचार क्या होता है। संचार का तात्पर्य है वहन या संदेश देना, अर्थात विचारों के सशक्त माध्यम के रूप में संचार की उपयोगिता संचार के संदेशन को महत्वपूर्ण कारक के रूप में होती है। किसी भी संदेश को प्रसारित करने के लिए अनिवार्य तत्व चैनल के रूप में रेडियो, टेलीविज़न, टीवी, अखबार आदि ने जिस क्रांतिकारी सूचना संप्रेषण की अभिव्यक्ति की है, उससे संचार की महत्ता का पता चलता है। संचार को एक प्रकार से संप्रेषण कहा जाता है। संचार और संप्रेषण दोनों को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। इस संचार का लक्ष्य भी संप्रेषण ही है। संचार वह माध्यम है जिसमें संगठित क्रियाओं द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों का 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में अथवा व्यावसायिक उपकरणों के मध्य आदान प्रदान होता है। संदेशों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो सकता है। बातचीत, विज्ञापन, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ईमेल आदि के माध्यम से भी संचार संभव है। संचार लिखित और मौखिक और सांकेतिक होने के साथ साथ इसके जो माध्यम हैं उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसका एक माध्यम है दूरसंचार, जिसे हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, और एक माध्यम है जनसंचार, जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो दूरसंचार मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से सीमित दूरी तक ही पहुंचा सकती है, लेकिन ज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इसका विस्तार दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक कर दिया है। अब प्रयोक्ता अपनी बातों को एक साथ पूरे संसार के लोगों तक पहुंचा सकता है तथा भारत से अमेरिका में रह रहे अपने दोस्त या संबंधी से बातचीत कर सकता है। दूरसंचार माध्यम से लिखित संप्रेषण को भी विस्तार मिला है, जैसे MMS, SMS, ईमेल आदि लिखित माध्यमों का भी संप्रेषण का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। किसी भी संदेश के संचरण की तीव्रता एवं व्यापकता माध्यम पर निर्भर करती है। वायु के माध्यम से मुख से उच्चारित ध्वनि को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए चैनल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूरसंचार एक प्रकार के चैनल का कार्य करता है, जिसके साधन रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन
अखबार आदि हैं। अब हम पढ़ेंगे जनसंचार के बारे में, जिसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण जब व्यक्तिगत स्तर से विस्तृत होकर सामाजिक स्तर पर पहुंचता है तब उसे जनसंचार कहते हैं, यानी कि वो जन जन तक पहुंच जाता है। यह जनसंचार संबोधन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें समाज को एक साथ संबोधित किया जाता है। प्राचीन काल के लिए शिलालेख, भोजपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख आदि की व्यवस्था होती थी, परंतु ये सब सीमित समाज को ही संबोधित कर पाती थी। जनसंचार एक अति विकसित आधुनिक संप्रेषण व्यवस्था है जिसमें संचार माध्यमों की सुविधाजनक बोधगम्यता ने संपूर्ण समाज को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। जनसंचार दूरसंचार का ही विकसित और व्यापक रूप है। इस प्रकार का संप्रेषण लिखित और मौखिक दोनों ही हो सकता है। टेलीविज़न, अखबार, रेडियो, इंटरनेट, रिपोर्टाज आदि साधनों ने जनसामान्य तक प्रत्येक जानकारी को सुलभ कराने का कार्य किया है। जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल टीवी पर आकर पूरे संसार के लोगों को एक साथ संबोधित करते हैं, ये ही जनसंचार है। इसको जनसंचार का माध्यम कहा जा सकता है। अब हमने संप्रेषण और संचार में अंतर तो पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि संप्रेषण के बढ़ते चरण क्या हैं। तो समाज के विकास के साथ साथ संप्रेषण के स्वरूप में भी विस्तार होता गया और संप्रेषण व्यक्ति स्तर से समाज स्तर तक और समाज स्तर से संपूर्ण विश्व को संबोधित करने के लिए सक्षम हो गया है। संप्रेषण के वैश्विक विस्तार को सफल बनाने के माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो संचार यानी कि कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में संप्रेषण में क्रांति ला दी है, जिसने सूचना और संचार के आधुनिक उपकरणों के माध्यम से संप्रेषण में व्यापक अभिवृद्धि एवं विशाल जनसमूह को एकजुट करने में सफलता पाई है। इसी की देन है सूचना समाज, संचार, दूरसंचार, जनसंचार इत्यादि। तो अब हम सूचना समाज के बारे में पढ़ते हैं। सूचना समाज क्या है? सूचना समाज एक आधुनिक सामाजिक विकास का चरण है। संचार माध्यमों में एक आमूल-चूल परिवर्तन अर्थात थोड़ा सा परिवर्तन और नए वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से संप्रेषण के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है तथा प्रत्येक व्यक्ति इस ग्लोबलाइजेशन की धारा में सम्मिलित हो गया है। आज किसी भी घटना विशेष की सूचना का दूरी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे अमेरिका की कोई घटना हो या समुद्र हो या फिर स्विट्जरलैंड की में कोई बैठक हो रही हो, उसका संपूर्ण क्रियाकलाप हम घर बैठे टीवी या इंटरनेट पर देख सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक युग में सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास ने विश्वग्राम की अवधारणा को सार्थक कर दिया है, यानी कि पूरा विश्व एक गांव की तरह से सिमटकर छोटा हो गया है, जिसमें सारी बातों को बहुत जल्दी हम इधर से उधर पहुंचा सकते हैं। इस क्रांतिकारी विकास ने जहां एक और विश्व संबोधन का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान, फैशन, दर्शन, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक आदि सभी प्रकार की जानकारी को व्यक्ति के लिए सुलभ बना दिया है। चाहे कृषि के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करनी हो या स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार का प्रसारण आसानी से उपलब्ध हो गया है। इस सुविधा ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को एक दूसरे से संबंधित कर दिया है। सूचना समाज की इस नई व्यवस्था में प्रत्येक भाषा समाज अपने से अलग समाज तथा संस्कृति के संपर्क में आती है और संप्रेषण के लिए आवश्यक कोड की जानकारी प्राप्त करना चाहती है। अतः सूचना समाज में न केवल अभिवृद्धि के सहायता प्रदान किया है, बल्कि पूरे विश्व की भाषिक व्यवस्था को प्रभावित किया है, जिससे बहुभाषिक समाज का जन्म हो रहा है और संप्रेषणता के अनिवार्य साधन के रूप में शिक्षण अधिगमन की प्रक्रिया भी व्यापक रूप से विस्तारित होती जा रही है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। इसमें हमने संप्रेषण और संचार दोनों का अंतर पढ़ा और संप्रेषण के विकास पर प्रकाश डालिए ये पढ़ा, यानी कि संप्रेषण के बढ़ते चरण। इसमें संप्रेषण और संचार में अंतर होते हुए भी ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। संप्रेषण तभी संभव हो पाता है जब संचार संभव हो। ठीक है, तो संचार के अंतर्गत हमने पढ़ा संचार दो तरीके से हो सकता है, लिखित संचार और मौखिक संचार। और इसके माध्यम क्या हैं? ये तो प्रकार हैं लिखित और मौखिक, और माध्यम हैं दूरसंचार, जनसंचार, ईमेल, अखबार इत्यादि। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो का। जनसंचार के माध्यम और हिंदी के प्रचार प्रसार पर टिप्पणी कीजिए। आंसर: संचार एक सतत प्रक्रिया है जो समाज के नियमित रूप से प्रत्येक कार्य को संचालित करती है। वास्तव में संचार एक मानवीय प्रक्रिया है जिसका सामूहिक रूप जनसंचार कहलाता है।
जनसंचार का प्रधान लक्ष्य है एक समूह विशेष अथवा एक समाज अथवा पूरे विश्व को संबोधित करना, उसके बीच सूचनाओं का प्रेषण करना। अतः संचार के प्रकारों में जनसंचार व्यापक एवं विस्तृत रूप से समाज को संदेश देने का कार्य करता है। भारत में जनसंचार के माध्यम पाश्चात्य जगत की देन है। अंग्रेजी माध्यमों की अनुकृति पर हिंदी में या भारतीय भाषाओं में जनसंचार के कार्य हो रहे हैं। जनसंचार के माध्यमों की अति विकसित अवस्था ने ही जनसंचार का स्वरूप बृहत एवं जनसुलभ किया है। जनोपयोगी सूचनाओं एवं जन शिक्षा के रूप में जागरूकता लाना, विश्व की घटनाओं को सीधे सीधे प्रसारित करना, कृषि से लेकर आम आदमी की भौतिक सुविधाओं की जानकारी सुलभता से उपलब्ध कराना आदि जनसंचार के माध्यम से ही संभव हो चुका है। यहाँ तक कि भारत की अशिक्षित जनता भी टीवी और रेडियो के माध्यम से अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करती है। अतः विश्लेषण का विषय यह है कि जनसंचार के इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से हिंदी का विस्तार कहाँ तक हो रहा है। हिंदी भाषा विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। आज के युग की प्रमुख चुनौती है कि हिंदी हृदय की अभिव्यक्ति के साथ मस्तिष्क की जटिलताओं की तथा उन जटिलताओं से उद्भूत विज्ञान और तकनीक की समाहिका बन सके। हिंदी ने भी इस क्षेत्र में तहलका मचाना शुरू कर दिया है। विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी अपनी मजबूत स्थिति बनाती जा रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी का महत्व देश और विदेश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। संचार माध्यमों की भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति देखने लायक है। हिंदी के समाचार पत्रों की संख्या एवं उनकी प्रसिद्धि अत्यंत सराहनीय है। अतः तकनीकी विकास में हिंदी टाइपिंग, प्रिंटिंग एवं हिंदी फ़ॉन्ट को सुलभ बना दिया है, जिसके कारण हिंदी अखबारों में ताज़ा अखबारों की खबरों को उपलब्ध कराया जाता है। विश्व बाजार में भारतीय हिंदी भाषा ग्राहकों की और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसमें आकर्षित हुई हैं और हिंदी में विज्ञापन बनाए जा रहे हैं। अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो भी हिंदी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वो अपने विज्ञापनों को हिंदी में बनवा रही हैं। जनसंचार माध्यमों के रूप में टीवी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के ही संचार को कायम रखता है। चैनलों की बात करें तो हिंदी समाचार चैनलों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है तथा निजी चैनलों में आज तक जी न्यूज़, न्यूज़ 24, स्टार न्यूज़, IBN 7, इंडिया टीवी, सहारा आदि की लोकप्रियता ने भारत की जनभाषा अर्थात हिंदी को प्रवाह के साथ जोड़ा है। यहाँ तक कि डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी चैनलों ने हिंदी अनुवाद में कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू कर दिए हैं, जिसने हिंदी भाषा की महत्ता एवं उसे जन जन तक पहुँचाने का सराहनीय कार्य किया है। हिंदी के प्रसार में जनसंचार के माध्यम के रूप में सिनेमा की भूमिका सर्वव्यापी है। जिस प्रकार हिंदी उपन्यासों के शुरुआती दौर में देवकीनंदन खत्री ने अय्यारी उपन्यासों चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषा भी हिंदी सीखते थे। अर्थात हिंदी के दो उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं देवकीनंदन के, एक तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। इसका हिंदी में सीरियल भी बना था और लोगों को जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी वो भी इन उपन्यासों को पढ़ना चाहते थे और उन्होंने हिंदी भाषी लोग भी हिंदी सीख रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही हिंदी सिनेमा की लोकप्रियता एवं उसकी वैश्विक छवि ने हिंदी भाषियों को भी हिंदी सिनेमा के प्रति आकर्षित किया है। भारत का प्रतिष्ठित बॉलीवुड भी मुंबई, जो कि ज़्यादातर वहाँ की जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो मराठी हैं। ठीक है, तो मराठी लोगों की भाषा ज़्यादा बोली जाती है, मराठी लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो मुंबई जो प्रतिष्ठित बॉलीवुड है तथा अधिकांश अभिनेता अभिनेत्री बंगाल, महाराष्ट्र तथा साउथ के हैं। साउथ किंग रजनीकांत जैसे महानायक की भी हिंदी फिल्में बनी हैं। अतः सिनेमा जगत ने हिंदी को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने का काम किया है। सूचना प्रौद्योगिकी आज के संचार माध्यमों की रीढ़ बन गई है। इंटरनेट एवं मोबाइल सेवा ने भी हिंदी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया है। हिंदी के सभी नामी दैनिक समाचार एवं पत्र पत्रिकाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि गूगल जैसी विश्व प्रसिद्ध सर्च नेटवर्क भी हिंदी भाषा में सामग्री उपलब्ध कराता है। हिंदी की लोकप्रियता और बाजार की को देखते हुए MS ऑफिस का हिंदी रूपांतरण माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार करवाया है। वैश्विक पटल पर हिंदी की उभरती चमक, बाजार में इसकी व्यवहार्यता
तथा संचार माध्यमों द्वारा खुलकर इसके प्रयोग के कारण ही संभव हो पा रही है। इंटरनेट पर अब तक 5000 से अधिक वेबसाइट हिंदी में संबंधित हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर विशेषज्ञों के प्रयास से देवनागरी लिपि की सामर्थ्य बढ़ी है। हिंदी अब रोजगार की भाषा बन चुकी है। विभिन्न डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स में अब हिंदी भाषा के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। हिंदी के प्रयोजनमूलक सरोकार बढ़े हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र आजीविका के नए आयामों का उद्घाटन करता है, अर्थात अब हिंदी के क्षेत्र में भी लोग अपनी आजीविका यानी कि अपना जीवन यापन के लिए पैसा कमा रहे हैं। अतः कला, विज्ञान और वाणिज्य के स्तरों पर हिंदी की विज्ञापनी प्रयुक्तियाँ संभावनाओं की असीमितता से लबालब हैं। जैसे जैसे हमारा सामाजिक व्यवहार अधिकाधिक तकनीकी, अधिकाधिक उन्नत होता जाएगा, विज्ञापनों की दुनिया का भाषिक आकर्षण बढ़ता ही जाएगा। इस प्रकार हिंदी भाषा को भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में पर्याप्त प्रचार प्रसार संचार के तकनीकी विकास द्वारा संभव अत्याधुनिक माध्यमों से प्राप्त हुआ है। हालांकि इस प्रकार से हिंदी भाषा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जो हिंदी के स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, फिर भी हिंदी भाषा को पर्याप्त ख्याति अर्जित हुई है। तो आज हमने भाषा और संप्रेषण जो MHD 7 का अध्याय 1 है उससे संबंधित 2 और प्रश्नों पर चर्चा की है। अब हम इससे अगली आने वाली वीडियो में इस पर जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, जिससे कि हमें पता है कि परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न तो इस अध्याय में से आना ही है। तो परीक्षा में हमें टोटल 5 प्रश्न करने होते हैं, उसमें से एक प्रश्न इसमें से आएगा। तो ये पाठ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा है कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वायरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।